दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, एलटी की पोस्टें आई गई हैं, प्रवक्ता की आई गई हैं। जो आप लोग ग्रुप सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी आने वाली है। धैर्य रखो, अपनी मेहनत जारी रखो, सिलेक्शन लेके जाना है। 2021 में किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, आपकी विज्ञप्तियाँ आएंगी, ज़रूर आएंगी। आप मेहनत अपनी जारी रखो। बहुत से लोग कह रहे थे सर एलटी वगैरह की भी तैयारी करा दो। अब देखो मैं एसएसटी वगैरह ही पढ़ाऊंगा फिलहाल, तो साइंस वगैरह तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतनी जगह हाथ नहीं डाल सकता हूँ एक साथ। जितना भी आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा आप ले लेना है, ठीक है। आपके हर एग्जाम की दृष्टि से चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। देखिए कल हमने जो सीरीज़ देखी थी पॉलिटिकल साइंस की, उसका आज अंतिम पार्ट आने वाला है फंडामेंटल राइट का। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है इस पार्ट को ज़रूर देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, रिट, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा जैसे शब्द देखते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछता है उसमें से और निश्चित क्वेश्चन आएगा, आप मतलब मान के चलिए, ठीक। इसलिए आज का देखना है। देखिए 28 आर्टिकल तक हम देख चुके थे, आज आर्टिकल 29 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों किस चीज़ की बात करता है? अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर ये बात करता है। यानी अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है और उनकी जो शिक्षा है, उनसे संबंधित जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित किए गए, ठीक है। देखिए और आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको समरी बता दूंगा आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। हमने आज क्या देखना है? आर्टिकल 29 और 30। इसमें क्या है? इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति यानी उनका कल्चर प्लस शिक्षा, ठीक है। संस्कृति प्लस शिक्षा संबंधी उनके क्या है? अधिकार है। यानी अगर आपसे पूछता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का वर्णन करता है, तो भाग 3 याद रखना, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। आपसे पूछता है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति और शिक्षा का वर्णन किया गया है? 29 और 30। और इंडिविजुअल आएगा तो मैं उसको आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे 31, 32 को हमने सबसे ज़्यादा समझना है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करता है। पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 29 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 आप ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए ये क्या कहता है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, आर्टिकल 29 जो है वो क्या कहता है? अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनके हितों का संरक्षण करेगा। आप सीधे सीधे लिख लीजिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अभी बताता हूँ ये अल्पसंख्यक क्या होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, ठीक है, इनके क्या हित हैं का संरक्षण। संरक्षण मतलब उसको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, उसको सम्मान देना है, उसकी रक्षा करनी है। यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे, अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद क्या देगा? 29 देगा। अब आप कहोगे सर अल्पसंख्यक भी समझ नहीं आ रहा है, किसी को होगी हित क्या है उनके ये समझ में नहीं आ रहा है, संरक्षण का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसको ध्यान दो। पहली चीज अल्पसंख्यक बताता हूँ। देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ड को परिभाषित नहीं किया गया। याद रखना, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक की मीनिंग क्या होती है। अब देखिए नॉर्मल, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं बता रहा, नॉर्मल चीज़ है। अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जो बहुसंख्यक के कंपेयर में कम हो, यानी जो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है उसके कंपैरिजन में जो कम चीज़ें मिल रही है उसको अल्पसंख्यक बोल देंगे। अब आप कहीं भी अगर एग्जाम्पल समझ लें, धर्म के आधार पर भी लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जैसे अब आपको पता है हमारे देश में हिंदू आबादी ज़्यादा रहती है, अन्य मुस्लिम या सिख जैन ये ज़्यादा रहते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदू आबादी भारत में क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत हिंदू आबादी का है। तो धर्म के आधार पे हिंदू क्या होंगे? बहुसंख्यक होंगे। और हिंदुओं के अलावा जितने बचे वो क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। ऐसी भाषा आप नॉर्मल सोचिए, हिंदी भाषा सर्वाधिक पोर्शन में अगर भारत के अंदर बोली जा रही है और कोई ऐसी भाषा है जो बहुत कम जगह बोली जाती है, तो हिंदी भाषा के कंपैरिजन में जो हिंदी भाषाई क्षेत्र होंगे, जो हिंदी भाषा जानते होंगे, वो हिंदी भाषा के क्षेत्र में वो बहुसंख्यक होंगे। जो हिंदी भाषा नहीं जानते होंगे, जिनकी कम भाषा दूसरी होगी और बहुत कम जगह बोली जाती होगी, वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए एक बड़ा वर्ग है जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को धारित करता है, उसके कंपैरिजन में सेम चीज़ जो उतना धारण नहीं करता है उसको अल्पसंख्यक माना जाता है। ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं गई संविधान में, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी इनके कौन से हित आते हैं ये याद रखना। देखो
अब इसमें क्या होगा, जो प्रत्येक नागरिक है, ठीक है, प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, उसको ये अधिकार होगा कि वो उसका संरक्षण करे। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का क्या कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। ये 29 में कहा गया। क्या क्या? एक तो भाषा प्लस लिपि प्लस संस्कृति, ठीक है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, पर्टिकुलर उसकी लिपि है, पर्टिकुलर उसका कल्चर है, इस चीज़ के उसको संरक्षण, इसका प्रोटेक्शन करने का उसका राइट होगा। और इसमें अगर उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है कि मेरे कल्चर को यहाँ पे किया गया, डिमोरलाइज किया गया, मेरे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, मेरे साथ मेरे संस्कृति को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या मेरी लिपि के साथ कुछ गड़बड़ की जा रही है, मुझे फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, या मेरी लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको मुझे फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। आप किसी तमिल भाषा वाले से ज़बरदस्ती नहीं कहोगे हिंदी बोल, हिंदी बोल, हिंदी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के संविधान में क्या कहा गया, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो उसको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि के संरक्षण करने का अधिकार होगा, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अब याद रखना, इसी के अंदर एक और पार्ट है, जैसे राज्य है, राज्य का मतलब यूपी बिहार से नहीं है, राज्य की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, निगम वगैरह, जो भी अपने आप में राज्य जैसी मतलब कोई निर्णय देने की शक्ति रखता है, राज्य क्या करेगा, जो भी सहायता देगा किसी को, किसी संस्था को, किसी शिक्षण संस्था को, जो भी वगैरह सहायता वगैरह देता है या वित्त पोषण करता है, वो उनको इस आधार पे विभेद नहीं करेगा कि आपकी पर्टिकुलर संस्कृति है, आपकी पर्टिकुलर ये भाषा है, आपकी पर्टिकुलर ये लिपि है, इस आधार पर राज्य भी उसमें भेदभाव नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। यानी प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, वो उसको बनाए रखने का, उसको संरक्षित करने का उसको अधिकार होगा। साथ ही साथ जो राज्य है, राज्य का ये दायित्व होगा कि वो किसी के साथ इस आधार पे मतलब भेदभाव नहीं करे, यानी केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पे वो विभेद नहीं करेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है, राज्य के द्वारा कोई भी पोषित या राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान है, इस वर्ड को ध्यान से सुनना, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो क्या है, राज्य है भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य का मतलब है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखेगा। पहला पार्ट इसका 29 का ही है। दूसरा पार्ट क्या है, राज्य द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान को फंडिंग की जा रही है, यानी राज्य अगर किसी संस्थान को वित्त दे रहा है या पैसा दे रहा है या उसकी सहायता कर रहा है, ठीक है, किसी भी शिक्षण संस्थान को, तो वो शिक्षण संस्थान या राज्य जो भी है, उस शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, जाति, मूलवंश या भाषा के आधार पर विभेद नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये नहीं समझेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, राज्य द्वारा किसी को वित्त या सहायता दी जा रही है तो उस शिक्षण संस्थान में केवल शब्द लिखा है, ठीक है, केवल किस आधार पे, भाषा, धर्म, मूलवंश और जाति, ठीक है, केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, बाकी अन्य आधार पे भेदभाव कर सकता है। कैसे, देखो, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए आप एडमिशन लेने, अब आप कहोगे सर एडमिशन लेना है, एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, वो आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पे अपनी परसेंटेज उतनी नहीं होगी, इसलिए आपके साथ भेदभाव करके आपको बाहर किया गया है, ठीक है। आप ये मत कहना कि मैं कोर्ट चले जाऊँगा, मुझे नहीं दिया गया, हम तो सब समान है। उसने ये लिखा है केवल, अगर आपसे ये कहेगा हाँ आपकी तमिल भाषा आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, तब आप जा सकते हैं। आपसे कहेगा आप पर्टिकुलर इस धर्म के हैं, या आपका वंशज ये है, या आपकी जाति ये है, इस आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तब तो आप क्लेम कर सकते हैं। अन्य आधार पर आपको कोई क्वालिफिकेशन वगैरह या कॉमर्स स्ट्रीम ये है तब आपको देखना है, ठीक है। पहली चीज आपको 29 समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखिए आर्टिकल 30, इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है, ये भी किसके लिए है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, क्या है, अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थान की स्थापना, ठीक है, की स्थापना व उसका प्रशासन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। यानी कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान है, जैसे आप धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखो, कोई मुस्लिम धर्म या जैन धर्म को इसने मदरसे बना दिए, कुछ कर रहे, वो उसकी स्थापना कर सकता है, आप नहीं रोकोगे उसको, और उसका वो मैनेजमेंट कर सकता है, उसको कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। यानी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब याद रखना, धर्म और भाषा के आधार पे, या जो मतलब आप धर्म और भाषा के आधार पे है या किसी दूसरे आधार पे आप जो शिक्षण संस्थानों में है को सहायता देने में
राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की वो स्थापना कर सकते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन चला सकते हैं। वो अनुच्छेद 30 में कहा गया है, ठीक है, ये याद रखना। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों उसको प्रशासन चलाने का अधिकार होगा। अब अल्पसंख्यक देखो धर्म या भाषा के आधार पर हो सकते हैं, तो राज्य कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को फंडिंग करने में धर्म और भाषा के आधार पर या विभेद कर रहा हो कि पर्टिकुलर धर्म का है इसको सहायता नहीं देते हैं, पर्टिकुलर भाषा वहाँ पे चलती है इसको सहायता नहीं देते। राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, जो शिक्षण सहायता मतलब जो संस्थान होते हैं उसको सहायता देते समय धर्म भाषा के अलावा तो करना ही नहीं है, ठीक है, ये आधार पे भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाकी अनुच्छेद 30 क्या कहते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार होगा, ठीक है। और ये अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के आधार पर यहाँ पे हो सकते हैं और राज्य ये नहीं देखेगा कि धर्म और भाषा के आधार पर हम विभेद करें इनको फंडिंग करने में, ठीक है। अल्पसंख्यक में आपको बता चुका हूं, अनुच्छेद 30 इतना ही है, इतने से आपका काम बन जाएगा। अब देखिए हेम लोहनी जी ने मुझसे कहा था सर आर्टिकल 31 में क्या है वो बता दीजिए, ठीक है। आर्टिकल 31 में 31 में वही चीज़ थी जो अब रिमूव कर दी गई, यानी संपत्ति का मौलिक अधिकार इसी अनुच्छेद में हुआ करता था, जिसको अब क्या बना दिएगा, कानूनी या विधिक अधिकार, ठीक है। इसमें जो पहले था अब नहीं है, याद रखना। पहले इसमें क्या था, संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था, यानी आप प्रॉपर्टी जितनी चाहें उतना रख सकते थे। लेकिन अब ये अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको रिमूव कर दिया गया है। ये मैं आपको हमेशा फोकस देके कहता हूँ, ये क्वेश्चन आता है, वो कब हटाया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था जिसको भारत के संविधान या संसद ने क्या कर दिया, हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अगर आपसे पूछता है संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, ऑप्शन देगा कानूनी, मौलिक, नागरिक या ऐसे, तो आप क्या कहोगे, कानूनी या वैधानिक अधिकार या जो विधि से संबद्ध, ठीक है, कानूनी अधिकार मान लीजिए या वैधानिक अधिकार आप इसको मान लीजिए, ठीक। आर्टिकल 31 में यही चीज़ है। अब जो है आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 है, इसको लिखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अभी बताता हूँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास की। ये भाग 3 को लागू करवाने के लिए जो अनुच्छेद जिम्मेदार है वो अनुच्छेद 32 ही है, यानी इसी के माध्यम से भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों की प्रासंगिकता बनती है। यानी आपको अगर मौलिक अधिकार दे दिए, लिख दिया संविधान में, यूज ही नहीं हो पा रहे तो क्या फायदा उस लिखे का। तो यानी भाग 3 के अंदर जितने मौलिक अधिकार हैं वो इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, उसको क्या होता है, लागू किया जा सकता है। यानी भाग 3 को परिवर्तन कराने के लिए या भाग 3 को लागू करवाने के लिए क्या है, संवैधानिक उपचारों का होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। यानी याद रखना भाग 3 को परिवर्तित कराने, परिवर्तित चेंज नहीं है, परिवर्तन मतलब आपको लागू करवाने के लिए इसका बता रहा हूँ, ठीक है। यानी इसका व्यवहारिक प्रयोग किससे संभव है, अनुच्छेद 32 से ही। यानी मौलिक अधिकार हैं, दिए हैं, किताबों से उठ के वास्तव में आपकी ज़िंदगी में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट लागू हों, उसके लिए अनुच्छेद 32 को शामिल किया गया, जिसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी भाग 3 को परिवर्तन कराने के लिए, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए भाग 3 क्या है, जरूरी है। यानी इसका अगर उल्लंघन होता है, कहने का मतलब अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, इसी अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा। यानी आप क्या जा सकते हो, न्यायालय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनुच्छेद 32 का मतलब सीधे सीधे भाग 3 को प्रवर्तन में लाने के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए आप क्या कर सकते हो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है और इसकी रक्षक कौन करता है, न्यायालय करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक न्यायालय है। ये न्यायालय जो है आपके अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय क्या करता है, इसके तहत रिट जारी करता है। और वो रिट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़, एक चीज़ और सुनना, ये अनुच्छेद इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी अनुच्छेद को अम्बेडकर जी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है, अंबेडकर जी ने इसी अनुच्छेद को क्या कहा था, अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अगर आपसे पूछता है भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने कहा था, क्या कहोगे आप, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय भी कहा था, ठीक है।
भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान की हृदय अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक आपका क्या है, उपचारों का अधिकार। दो फैक्टर सुनना, अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? आप कहोगे अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या कहेगा अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय कहा? आप कहोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अंबेडकर जी से ये पूछा गया, अगर आपसे कोई ये कहे, अंबेडकर जी खुद कहते थे कि सबसे प्रभावी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको इस संविधान में क्या लगी, उन्होंने इसी 32 का रेफरेंस दिया और कहा मौलिक अधिकारों को देने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसको लागू करवाने वाली शक्ति से कोई बॉडी ना हो या उसका रिव्यू ना करवाया जाए। न्यायालय उसको देखता है कहाँ आना रहा है। अब 32 क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने अनुच्छेद 32 बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका प्रैक्टिकली कैसे समझें, ठीक है? देखिए, आपको जितने भी राइट दे रखे, फंडामेंटल राइट चाहे समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के अगेंस्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का है, या किसी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार जो आपको बताए हैं मैंने, आपको कहीं पे भी लगता है, किसी भी संस्था को, व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे अधिकारों को छीना गया है, उसको ये अधिकार है कि वो न्यायालय जा सकता है अपने अधिकारों के उल्लंघन पे। और वो न्यायालय जाने का जो अधिकार है वही क्या है, अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब वो न्यायालय गया तो न्यायालय का क्या रोल होगा? न्यायालय करेगा जब जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने या जिसने भी किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया है, उसके लिए वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यानी उसको आदेश दे सकता है, एक प्रकार का ऑर्डर दे सकता है। वो होता है 5 प्रकार के। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखो क्या 5 प्रकार की रिट होती है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। पहला क्वेश्चन, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट दायर कर सकता है? तो आप बताओगे अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट राज्यों में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। क्वेश्चन पूछेगा, व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर हाईकोर्ट द्वारा जो रिट जारी किए जा सकते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जा सकते हैं? 226 226 के तहत, ठीक है, याद रखना। 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करेगा, और याद रखना दोनों कर सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछेगा कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं रिट जारी कर सकती हैं, आप क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाईकोर्ट। याद रखना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना है, फिर फोकस डालना इस पॉइंट को, मेरे ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करेगा, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। और कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो आपको याद रखना है कि 5 प्रकार की वो क्या कर सकता है, रिट जारी करता है। टाइम न जाए इसके लिए मैंने पहले ही आपकी क्या लिख दिए, वर्ड लिख दिए। पहला आप एक बार कीजिए, ऐसी फ्लो चार्ट बनाइए और ऐसे 5 नाम लिखिए। पहला लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या लिखेंगे? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बहुत से लोग इंग्लिश मतलब हिंदी उनके समझ में नहीं आती है, वो लिख लीजिए हैबियस कॉर्पस, HABEAS हैबियस कॉर्पस जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ठीक है। अभी बताता हूँ 1 बाय 1 क्या होता है। दूसरा लिख लीजिए परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मैंडामस, यानी परमादेश क्या होता है मैं उसकी ओर आऊँगा। आप स्पेलिंग लिख लीजिए मैंडामस की, MANDAMUS, ठीक है। तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध को क्या होता है? प्रोहिबिशन, यानी PROHIBITATION, ठीक है, प्रोहिबिशन। और अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या होता है? सर्टिटोरी, ठीक है, CERTIORARI, ठीक। और अंत होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यू वारंटो, QUOWARRONTO, ठीक है, क्यू वारंटो। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, इसको। जब ये 5 नाम लिख दिए तो क्वेश्चन क्या आता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर निम्नलिखित में से कौन सी रिटें जारी नहीं की जा सकती है, कौन सी कर सकता है? आपको याद होना चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब आपको मैं ये समझाऊंगा, आपके सीधे समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आदेश जारी किया जाता है, रिट जारी की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 32। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति को बंदी बना दिया गया, अपराध उसने किया गया है, ठीक है, यानी व्यक्ति ने अपराध किया है। अब जब तक खुद आप सोचिए अपराध कब माना जाएगा? जब वो न्यायपालिका में प्रूफ हो जाए। अगर आपने किसी को
इस आधार पे बिना न्यायालय द्वारा प्रूफ किए आप कह तो नहीं सकते हो कि उसने अपराध किया, आप गिरफ्तार करोगे तो आपको ये करना होगा कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। याद रखना, इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 आवर के अंदर आपको उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। उस अधिकारी को, लोक अधिकारी को या कोई निजी व्यक्ति है जो भी उसको गिरफ्तार करके लाया है, मतलब उसको क्या करना होगा, 24 घंटे के अंदर उस बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब बताइए, किसी गांव में उसने अपराध किया, उसको पुलिस ने पकड़ दिया, न्यायालय है उससे 200 किलोमीटर दूर, तो उसमें जो ट्रैवलिंग के टाइम जो समय लगेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग का टाइम हटा दिया जाएगा। तो टोटल मिला के आपको इतना याद करना है एग्जाम की दृष्टि से, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसी को क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन क्या आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध करने पर उसको बंदी बनाने के बाद न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, वहां बेहोश। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी को बोलते हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। ठीक, दूसरा आता है परमादेश। नाम से लग रहा है परम आदेश, यानी जो आदेश परम है, परमादेश, मैंडामस। अब ये क्या होता है, देखिए बहुत से लोग प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी क्या करता है, जिस पद पे जिस दायित्व पे बैठा है उसको अगर नहीं कर रहा हो, उसको करने से मना कर रहा हो, तो न्यायालय उससे ही कहेगा आप इस काम को करो, अन्यथा आपके न करने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि अगर वो लोक प्राधिकारी है, लोक कर्मचारी है, लोक अधिकारी है, तो उसका कोई ना कोई दायित्व होगा, उस दायित्व से कोई ना कोई लिंक करता होगा, किसी न किसी के अधिकार जुड़े होंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो न्यायालय उसके लिए रेट जारी करेगा और उससे ये कहेगा आप इस काम को करने के लिए बाध्य हैं, आप ये काम करिए। ठीक है, परमादेश, परम आदेश है। न्यायालय क्या करता है, उस लोक अधिकारी को या लोक जो पद पे बैठा है उसको ये आदेश देगा कि आप जिस पद पे बैठे हैं उसका जो दायित्व है उसका निर्वहन कीजिए, उस कार्य को कीजिए। आपके न करने की वजह से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि आपके कार्य से कोई ना कोई डायरेक्टली क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, यानी किसी न किसी के अधिकार आपके उस पद पे बैठने से जुड़े हैं। तो लोक अधिकारी को उसके दायित्व या उसके कार्य को करने के लिए जो रेट जारी की जाती है उसको बोला जाता है परमादेश। अब याद रखना, ये परमादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं लगता है। राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इन पे ये परमादेश लागू नहीं होता है। इसके अलावा जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई लोग होंगे, उन पे भी आदेश नहीं लगे जाता है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, जो आप जो भी कहते हैं संविधा वगैरह कहते हैं, उस पे होगा, उस पे भी ये नहीं लगता है। ठीक है, परमादेश। ठीक, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस। ठीक, तीसरा आता है प्रतिषेध यानी प्रोविशन। अब आप कहोगे सर प्रतिषेध क्या होता है, कैसे हम इसको समझें। देखो, प्रतिषेध में कुछ नहीं है, बहुत सी बॉडी ऐसी होती है जिनको न्यायिक अधिकार होते हैं। आपने सुना होगा, जैसे कोई बॉडी होती है जिसको तो न्यायिक अधिकार होते ही होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है बाई चांस, उससे नीचे जो हाई कोर्ट है, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है, तहसील वगैरह जहाँ भी कोर्ट होते हैं, इनको न्यायिक अधिकार तो होते ही होते हैं। कई ऐसी बॉडीज होते हैं जिनको अर्ध न्यायिक अधिकार होते हैं। अब आप कहोगे सर ये अर्ध न्यायिक अधिकार क्या होते हैं। आपने कई आयोग सुने होंगे जिनको फाइन वगैरह लगाने का अधिकार होता है, जिनको मतलब आपको दंड देने का अधिकार होता है, 100 रुपया, 50 रुपया, या कोई आपने गलत काम किया तो उनको थोड़े बहुत अधिकार दिए जाते हैं। वो अर्धन्यायिक संस्थाएं होती है। ठीक है, वो जब आएगा तब पढ़ेंगे, आप नॉर्मली ये समझ लीजिए। और न्यायिक संस्थाएं तो पूरे न्यायिक काम करेगी, कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं, ऐसे आयोग, बोर्ड वगैरह भी होते हैं, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना होगा आपने, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक प्रकार की अर्धन्यायिक संस्थाएं मान के चलिए उसको भी। ठीक है, वो भी फाइन वगैरह दंड लगाते हैं। प्रदूषण बोर्ड हो गया, इस टाइप की जो संस्थाएं हैं जो हल्का फुल्का न्यायिक कार्य कर सकती हैं, आप ये ध्यान में रखिए, बाद में हम बता दूंगा। तो प्रतिषेध क्या होता है, देखिए ये हो सकता है कि कभी कभी अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके दूसरी जगह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई डिसीजन दे रहे होंगे, तो न्यायालय क्या कहेगा, ये आपका अधिकार नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके ऐसा करने से किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है और आपको ये अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी एक मिनट समझिए इसको, प्रतिषेध को ये समझ लीजिए आप सीधे सीधे कि न्यायिक या अर्धन्यायिक जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अगर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके कहीं पे डिसीजन दे रही हैं तो न्यायालय उसको रोक देगा और रोकने के बाद कहेगा आपका ये अधिकार नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका प्रतिषेध। अगला देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको समझ में आ गया, परमादेश समझ में आ गया, प्रतिषेध समझ में आ गया। अब आता है उत्प्रेषण यानी सर्टियोरी। ठीक है, उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टियोरी। ठीक, अब
उत्प्रेषण में क्या होगा? सर आप कहोगे उत्प्रेषण क्या होगा? उत्प्रेषण भी सेम चीज़ है जैसा क्या है आपका प्रतिषेध है, बहुत माइन्योर डिफरेंस है, उसको समझिए। इस प्रतिषेध और उत्प्रेषण को आपने समझना है, ठीक है। पहले से क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, कौन सा रिट जारी करेगा? आप बताओगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को, किसी लोक अधिकारी को उसके कार्य को करने के लिए जो रिट दायर मतलब रिट जारी की जाती है, कौन सी की जाती है? आप बताओगे परमादेश। तीसरा, किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को उसके अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करने पर रोकने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? आप बताओगे प्रतिषेध। अगला आता है उत्प्रेषण सर्टिओरी। इसमें भी सेम चीज़ है जैसा प्रतिषेध में होता है। इसमें जो ऊपर की न्यायालय होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, जो भी है, जो अपने नीचे के न्यायालय से ऊपर वाला न्यायालय यानी हायर लेवल पर जो न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देगा कि आपने क्या कर दिया, कोई निर्णय दे दिया जो आपके रेंज में नहीं था, आपके क्षेत्र में नहीं था, आप इसको नहीं दे सकते हैं, इस क्षेत्र का, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता। यानी आप अपने क्षेत्र का निर्णय दिए, दूसरे क्षेत्र का निर्णय देने का आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर आपने प्रतिषेध भी ऐसा ही बताया कि न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था अपने क्षेत्र से बाहर अगर निर्णय दे रही है तो उसको रोकेगा, और आप कह रहे हो उत्प्रेषण भी आप यही बता रहे हो। माइनर डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, सब लोग कान लगा के सुन लो। जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, मुझे सबके नाम याद है, वो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी कुछ नाम है मेरे दिमाग में, वो कहेंगे सर आपने ये डिफरेंस नहीं आया, अभी सुन लो। देखो, प्रतिषेध कब होगा? जब वो निर्णय दे रहा होगा, यानी चीज़ें अंडर मतलब प्रोसेसिंग में होंगी, यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, यानी विचार चल रहा होगा उसमें। अगर जैसे कोई बॉडी है, वो अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में अतिक्रमण करके प्रोसेस चल रही है, वो उसमें जाने वाला है, यानी उस पर विचार कर रहा है, उस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वहाँ पर रोकने के लिए उसको प्रतिषेध होगा। उत्प्रेषण क्या होगा? निर्णय दिया जा चुका होगा, नीचे के न्यायालय ने निर्णय कंप्लीट कर दिया होगा, उस निर्णय को हटाने के लिए, यानी उस निर्णय को बदलने के लिए कौन सा होगा? उत्प्रेषण। यानी अगर प्रतिषेध में उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 50% काम हुआ तो उसको रोक दिया जाएगा, और उत्प्रेषण में काम 100% हो चुका होगा तो उस निर्णय को क्या कर दिया जाएगा? जो उसने जारी कर रखा है उसको न्यायालय रोक देगा। यानी ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालयों के निर्णय को बदल देंगे अगर उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया है, जबकि प्रतिषेध में निर्णय की प्रोसेस चल रही होगी, कंप्लीट नहीं होगा, आधे में ही प्रोसेस रोक दी जाएगी न्यायालय द्वारा रिट जारी करके, ठीक है। और अंतिम समझिए अधिकार परीक्षा यानी क्वेरो वारंटो, ठीक है। अधिकार परीक्षा से नाम से ही लग रहा है किस अधिकार के तहत, यानी न्यायालय कभी कभी क्या करता है, जो सार्वजनिक पदों पे बैठे लोग होते हैं या जो जिसका हक नहीं है उस पद पे बैठने का, उससे ये पूछता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये काम किया है। जैसे किसी के अधिकारों का हनन हो गया, उसने न्यायालय में कोर्ट में डाल दिया, सर इनका ये अधिकार था ही नहीं, इनने मेरे इन अधिकारों का हनन कर दिया, तो न्यायालय उससे क्वेश्चन करेगा कि आपको क्या अधिकार था कि आपने इस व्यक्ति के अधिकार छीने, या आपने जो निर्णय दिया या आपने जो काम किया वो किस अधिकार के तहत दिया है। नाम से ही लग रहा है अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार को पूछ रहा है, ठीक है, यानी क्यूरो वारंटो। तो ये आपकी क्या होती है? 5 प्रकार के रिट होते हैं, ध्यान रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 32 का यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आर्टिकल 32 का प्रयोग करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी किसका यूज कर सकता है? इन 5 प्रकार के रिटों का यूज कर सकता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 का जो है यूज मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे करेगा, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत जो 5 रिट करता है, मौलिक अधिकार प्लस अन्य मामलों में भी इनको वो जारी कर सकता है, ठीक है। ये तो था 32। सिर्फ 3 आर्टिकल बताएं, 33, 34, 35 पेपर में आपका आता नहीं है, आप खाली ऐसी नोट कर लो, ठीक है। अंतिम चीज है वो ये पेपर में आता नहीं है आपका, लेकिन अब मौलिक अधिकारों का पार्ट है 12 से 35 तक है, तो आपको हल्का से एक आइडिया आना कि 33, 34, 35 में क्या है सुना होना चाहिए, ठीक है, आपका पेपर में नहीं आएगा। देखिए आर्टिकल 33 में क्या है, जैसे कोई सशस्त्र बल है यानी जो फोर्स वगैरह होती हैं, या कोई खुफिया एजेंसी है, इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। यानी अगर आपसे कभी पूछते हैं सशस्त्र बल या खुफिया बलों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, उन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, वो
पार्लियामेंट लगाती है। कभी ऑप्शन राष्ट्रपति आ गया, पार्लियामेंट आ गया, न्यायपालिका आ गई, या सेना का ही सर्वोच्च अधिकारी, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पार्लियामेंट रखना है। ठीक है, आर्टिकल 33 में क्या है, जो सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी वगैरह ये होते हैं, इनके अधिकारों में प्रतिबंध लगाना तो पार्लियामेंट लगा सकती है, क्योंकि उन पर अनुशासन को बनाए रखने के लिए, अनुशासनहीन न हो इसलिए वो प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 में क्या है, देखिए जैसे कहीं पे मार्शल लॉ लागू होता है, नहीं सैनिक कानून लागू होता है, तो सैनिक कानून लागू होगा तो उस केस में क्या होगा, संसद को ये अधिकार दे रखा है कि उस टाइम पे मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, यानी मार्शल लॉ या सैनिक कानून कहीं पे लागू है तो उस टाइम उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी किसको है, पार्लियामेंट को है। ठीक, और लास्ट क्या, आर्टिकल 35 जो मौलिक अधिकारों का सेक्शन है, हमारा लास्ट चीज है। इसमें क्या है, जैसे कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं जिसपे सिर्फ संसद कानून बनाती है, यानी कुछ विशेष प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जिसमें संसद को ही ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, न कि राज्य विधानमंडलों को। देखिए खुद ही देखिए, 34 में संसद लिखा है मैंने, 33 में 30 ये क्या लिखा है, संसद, इसमें राज्य विधानमंडल कुछ नहीं कर सकती है, यानी वो कुछ विशेष मौलिक अधिकारों में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति नहीं देता है। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या था आपका 35 था। ठीक है, इसी के साथ आपका मौलिक अधिकारों का सेक्शन खत्म होता है और आप लोग क्या कीजिए, फटाफट एक रफ डायग्राम बनाइए, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी। ठीक है, भाग यहाँ लिखिए 3, फटाफट करना। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए मूल अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद लिख लीजिए सीधे 12 से 35। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बन गए, और कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये यहाँ से बन गए। देखिए कल की तरह पूरा एक वो डायग्राम बना लीजिए बेसिक। ठीक है, सीधे सीधे लिखिए यहाँ से। 12, 13 आपको पता है, वो नहीं लिखा रहा हूँ मैं। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 को बहुत इंपॉर्टेंट कर देना, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायपालिका को पुनरावलोकन करने के अधिकार है। एक चीज आपका छूट गया था, वो मैं आपको बताना भूल गया, उस चीज को आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए जब मैंने अनुच्छेद 32 बताया था, जो न्यायपालिका रिट दायर करती है, उसके तहत 2 बहुत भयंकर यानी बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें आपने अखबारों में भी सुना होगा। इस चीज को तो आप बना ही देंगे, मैंने पूरा ही पढ़ा दिया। इस चीज को छोड़ के मैं ये जो बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 2 टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, उस चीज को ध्यान देखना है। ठीक है, एक आता है लोकहितवाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लोकहितवाद, इसी को बोलते हैं जनहित याचिका, जनहित। ठीक है, याचिका लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, एक इस टर्मिनोलॉजी को लिख लीजिए, एक लिख लीजिए न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए लोकहितवाद या जनहित याचिका, आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, जनहित याचिका, जनहित याचिका, ये जनहित याचिका जिसको PLI बोलते हैं आप। ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, आप लोगों ने सुना होगा, PLI बोलते रहते हैं। ठीक है, जनहित याचिका वो क्या होता है, देखिए पहले क्या कॉन्सेप्ट चलता था, ये माना जाता था न्याय व्यवस्था में कि जिसका अधिकार खत्म हुआ है या जिसके साथ गलत हुआ है वो न्यायालय जाएगा, न्याय की प्रक्रिया को फेस करेगा और अपने अधिकारों के लड़ेगा। ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, यानी जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो क्या करता था, न्यायालय जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ता था। लेकिन बाद के दशकों में क्या कॉन्सेप्ट आया कि अब देखिए न्यायालय पहुँचना हर किसी की बस की बात नहीं है, वकील हायर करना होता है, न्यायिक प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, पैसा नहीं होता है उनके पास, गरीब आदमी तो कभी जा ही नहीं पाता है न्यायपालिका के दरवाजे तक। तो ये देखने को चीज़ों को मिला समय के साथ साथ, धीरे धीरे किसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कहें या खुद न्यायपालिका कहेगा कि इंटरेस्ट लेके आगे आके क्या करते हैं, उस मैटर को न्यायपालिका पे पहुंचाते हैं। यानी अगर किसी ए व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, वो गरीब है या वो न्यायपालिका नहीं जा सकता है, उस चीज़ को लेके जिससे हाथ अन्यों के हित भी जुड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर देगा, न्यायालय में कोई दूसरी संस्था या NGO वगैरह है, वो न्यायपालिका में याचिका दायर कर देगा। उसी को बोलते हैं जनहित याचिका, यानी जन मतलब लोगों के हितों के लिए याचिका। एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली में प्रदूषण होता है दीपावली वगैरह के टाइम पे, ठंडियों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, वर्ल्ड की टॉप 5 में कंट्री में दिल्ली का नाम आता है प्रदूषण के मामले में। ठीक है, अब उस प्रदूषण से सोचिए कितनों की स्वास्थ्य को नुकसान होता है, कितने लोग बीमार होते हैं। तो वो क्या हो गया, कोई एक इंसान तो हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, कोई व्यक्ति उस मतलब प्रदूषण के मामले को लेकर कोर्ट चले जाएगा कि ये इसमें जनता के हित जुड़े हैं, इससे जनता को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो एक प्रकार की जनहित याचिका होगी। या किसी गरीब के साथ अत्याचार हुआ है, उसको लेके कोई मामला लेके न्यायालय चला गया, इसके साथ अलग हुआ है। पहले तो क्या होता था ऐसे, आजकल खुद न्यायपालिका भी इसमें आगे आने लगी। वो क्या करती है, कभी अखबार में पढ़ लिया किसी के साथ कुछ हो गया या कहीं सोशल साइट्स पे वगैरह देख दिया, उसी चीज़ को जनहित याचिका बोलते हैं। और याद रखना, भारत में PN भगवती को इसका जनक माना जाता है, PN भगवती।
PN भगवती। ठीक है, अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछूं भारत में लोकहितवाद या जनहित याचिका जनक किस न्यायाधीश को माना जाता है, PN भगवती। यानी 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक में, वहीं से भारत में पब्लिक लिटिगेशन या जो जनहित याचिकाएं थी वो इसी न्यायाधीश के समय से शुरू हुई थी, इसीलिए इसको PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी आती है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, देखो पहले के टाइम पे चलता था कि न्यायालय अपने न्याय के मामले को ही देखेगा, यानी उसका काम न्याय दिलाना होगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में न्यायपालिका ने अपने क्षेत्र से हट के कार्यपालिका या विधायिका के कार्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करके सक्रियता दिखाने लग गया। मतलब कि उसको जो लगा कि ये गलत हो रहा है ये करने लग गया। बहुत से मामलों में देखा होगा आपने, न्यायपालिका सरकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके डिसीजन देती है, उसी को क्या बोला जाता है, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वो फ्लो चार्ट आप खुद ही बना लेना, उसमें बहुत टफ नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, जो भी अधिकार है नीचे आर्टिकल लिख लेना, जो जो पॉइंट बताएं वो कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।